क्या आपको भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है एमसीक्यूज के ऑप्शन को करेक्टली चूज करने में? क्या आपको भी बड़ा डाउट आता है कि भाई इन दो ऑप्शन में से कौन सा होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? बिकॉज वो दोनों ऑप्शन है बड़े ही सिमिलर, सिर्फ थोड़ा सा ही पॉइंट का डिफरेंस होता है आगे या पीछे। तो कैसे करें उन सारी चीज़ों का हल, कैसे निकाले भाई? क्या कर सकते हैं हम एमसीक्यूज के अंदर? ऐसी क्या ट्रिक्स होती हैं, ऐसी क्या सीक्रेट कोड्स होते हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस पूरी वीडियो के अंदर। तो पूरे एंड तक देखते रहिएगा ये पूरी वीडियो, कैसे आपको भी जाननी है सारी सीक्रेट कोड या सारी सीक्रेट टिप्स। हाँ जी, तो आई एम सोनिया, आई वेलकम यू ऑल टू एकेडू। और आज हम सीखेंगे वो सारी एमसीक्यू को करेक्ट करने वाली, करेक्ट आंसर को, करेक्ट ऑप्शन को चूज करने वाली ट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा अब देखो, हमें हमेशा गैसिंग गेम कहाँ लगानी है? जब हमारी नेगेटिव मार्किंग हो ही ना। दैट मीन्स अगर हम आंसर गलत भी लगाते हैं तो भी उसका आंसर हमें, उसके मार्क्स हमें नेगेटिव में नहीं मिले, उसके मार्क्स हमें 0 मिले, नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर ना हो। या फिर हम गैसिंग गेम तब लगाएंगे जब हमारी नेगेटिव मार्किंग हो करेक्ट आंसर के जितने भी मार्क्स है उससे काफ़ी कम। यानी कि अगर 4 ऑप्शन है और नेगेटिव मार्किंग है -1, तो आप आराम से, अगर एक क्वेश्चन करेक्ट करने के आपको मार्क्स मिलते हैं 4 और वहीं आपको उसका आंसर ना देने के, यानी कि करेक्ट आंसर को देने के मार्क्स मिलते हैं -1, तो आप इस गैसिंग गेम को अपना सकते हैं। बट अगर आपके ऑप्शन है 3 और नेगेटिव मार्किंग है 1/4, तो नहीं कर सकते हैं आप ये वाली ट्रिक को इस्तेमाल। क्योंकि बेटा इसके अंदर चांसेस होंगे ज़्यादातर आपके नेगेटिव मार्किंग, मतलब जितने सही करें है ना वो भी सारे नेगेटिव के अंदर ही डूब जाएंगे। तो हम गैसिंग गेम वहाँ लगाएंगे जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग या तो हो ही ना, या फिर हो तो इतनी कम हो कि हाँ भाई अगर एक आधा माइनस हो भी रहे तो भाई अगर गलती से भी सही हो गया तो प्रॉपर 4 नंबर हमें देके जाएगा, और अगर गलत हुआ तो -1। हाँ जी, तो देखते हैं ऐसी क्या ट्रिक्स होते हैं। बिकॉज आप सोच रहे होंगे यार जल्दी से ट्रिक्स बता, ट्रिक्स होती क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहला मेथड होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो आप बोलोगे ये क्या होता है? इसके अंदर ना बेटा जो आप हमेशा नोइंगली अननोइंगली करते ही रह रहे हो कि हाँ भाई अगर आपके पास 4 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन है, आप हमेशा उन ऑप्शन को हटाते हो, क्रॉस करते हो कि इसका आंसर ये तो हो ही नहीं सकता। तो पहले आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना है उन सारे ऑप्शंस को जो आपको लगता है हो ही नहीं सकते इसके ये वाले आंसर। तो भाई इतना तो हमें आता है, इतने भी हम तुक्के नहीं फेरने वाले हैं यहाँ पर, इतना भी गैसिंग पावर नहीं करना, हमें कुछ आता भी है। तो उन सारे ऑप्शंस को जो आपको पता है कि इनके आंसर होंगे ही नहीं, ठीक है, सपोज आपके पास है A, B, C, D, आपको पता है इसका आंसर ना ही A है ना ही C है, तो आपके पास ऑप्शन कितने बचे? B और D। तो आपके अंदर अब चूज क्या करना है आपको? 2 ऑप्शंस में से एक। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 50% चांस है कि आपका जो आंसर है वो सही हो एंड 50% चांस है कि आपका आंसर जो है गलत हो। तो सबसे पहले मेथड हमें चूज करना है एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू के अंदर एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब एलिमिनेशन मेथड के बाद आएंगे हम क्या? रिमूविंग दी ऑफसेट, यानी कि ऐसे नंबर को रिमूव करना जो बहुत ही ऑड है। क्या मैम? इसका मतलब है बेटा अगर आपको ऑप्शन दे रखा है A 15, B 13 एंड C 14 एंड D दे रखा है 59, तो 59, 13, 14, 15 से तो काफ़ी ही डिफरेंट है। और अगर वही इसका आंसर होता तो हर बच्चा उसी को ही आराम से टिक कर देता और आराम से उसको मार्क्स मिल जाते। तो एग्जामिनर ऐसी चीज़ें डालता है ताकि बच्चे को पता चल जाए कि हाँ भाई ये तो आंसर है ही नहीं, और वो इन 3 के अंदर ही ट्रिक हो जाए। क्योंकि एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा होता है उसका आंसर बस यही होता है कि बच्चे को जितना ट्रिक कर सके, जितना गलत वाले पॉइंट दे सके, जितना वो आंसर हूबहू दिखा सके, और जितना बच्चे कंफ्यूज होंगे उतना ही उसको मज़ा आने वाला है, राइट। अब जिसका आंसर करेक्ट होगा वो तो आराम से क्लिक कर देगा, बट इससे आपको ये पता चल जाएगा जो भी ऑड आंसर है, जो भी ऑड ऑप्शन है वो तो इसका होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऑड वाले को तो आंख बंद करके आपको क्या करना है? हटा देना है कि हाँ भाई ये तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता। अब बचे 3 ऑप्शन, उसमें से देखना एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करके कि हाँ भाई दोनों में से कौन से, इन तीनों में से कौन सा जो है हो ही नहीं सकता, जिसकी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। फिर आप आ जाओगे अगेन उसी प्रोबेबिलिटी के अंदर कि हाँ भाई 50% करेक्ट एंड 50% इनकरेक्ट। तो ताकि अगर आपके चांसेस हों भी कि हाँ भाई करेक्ट हो या फिर ना करेक्ट हो, तो दोनों बराबर ही हो, करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप इतने डूबोगे नहीं, आपको इतना नहीं होगा कि 3 चांसेस थे भाई, 80% था कि मैं गलत ही होऊंगा और 1% था कि मैं
करेक्ट होगा 20%, तो वो चांस हमें नहीं लेना, हमें 50-50 में चांस लेना है। 50-50 में हमें गेसिंग गेम करनी है अगर नेगेटिव मार्किंग कुछ भी है तो, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बड़े आराम से गेस करो, राइट, बड़े आराम से गेस करो, ऑफसेट को हटा के एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके उन दोनों 50-50 में से, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड चीज़ के ऊपर। थर्ड चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज़ बेटा आपको, ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं जैसे कि SI यूनिट हो गया, वो आपको याद करनी है। सपोज अगर मेरा क्वेश्चन में पूछा है कि भाई इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो मुझे पता है इसका जो वॉल्यूम है उसका आंसर आएगा क्यूब में, राइट। तो अगर क्वेश्चंस के अंदर जो ऑप्शंस हैं, आंसर के अंदर जो ऑप्शंस हैं उसमें ऑलरेडी दे रखे हैं मुझे आंसर 2 स्क्वायर में एंड 2 क्यूब में, देन आपने क्या करा भाई, उस स्क्वायर वाले आंसर तो मेरे हो ही नहीं सकते बिकॉज स्क्वायर तो एरिया में आता है, वॉल्यूम में क्या आता है हमारा, क्यूब, राइट। तो क्यूब की ऐसा यूनिट होती है, तो उसको हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, अगेन हम आ गए हमारे 50-50 में। हाँ जी, 50-50 का आगे क्या सोल्यूशन है वो बताऊंगी मैं आपको, बट अभी पूरी वीडियो देखो आराम से। हाँ जी, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ भाई अब उन दोनों में से जो भी डायमेंशन था जो करेक्ट होगी हम उसको देखेंगे एंड फिर उसमें से इवैल्यूएट करेंगे कि आंसर मेरा क्या हो सकता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर कंपटीशन में जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने जा रहे हैं, तो आपको सारी डायमेंशन, सारे SI यूनिट, हर एक चीज़ के याद हो बिल्कुल आराम से। और कैसे याद करना है, जितने भी डायमेंशंस है, जितने भी SI यूनिट्स है, जितने भी फॉर्मूलाज है, आपको क्या करना है, उनको अपने फ़ोन का वॉलपेपर बनाना है पूरे 1 हफ्ते के लिए, ठीक है। रटने को नहीं बोल रहे, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने फ़ोन का बनाना है उनको वॉलपेपर, या बना लो भाई अपने जो फेसबुक चैट होती है, मैसेंजर जो होता है, या फिर व्हाट्सएप का वॉलपेपर, क्योंकि आप उनको ना दिन में 50 बार खोलते हैं और जब वो चीज़ आपको दिखेगी ना तो वो आपके दिमाग में खुद ब खुद कैप्चर हो जाएगी, आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उसको कोई आपके दिमाग से निकाल सकता है, बिकॉज उसको आप दिन में 50 टाइम्स देख रहे हैं, क्या पता फिर मोर देन 50 टाइम्स भी देखो, बिकॉज इतना एडिक्शन तो होता है ना भाई सबको अपने फ़ोन के साथ। तो फ़ोन का वॉलपेपर बना लेना, उन सब चीज़ों को 1 हफ्ते में ही बना के देखो, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन छोटे छोटे से न्यूमेरिक वैल्यूज़ को, छोटे छोटे से रूट को याद करने के लिए, राइट। हाँ जी, और इससे याद आया कि हाँ भाई आपको रूट्स की वैल्यू भी याद करनी है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम के अंदर जो ऑप्शन है वो रूट में दे रखा है और आपका आंसर आ रहा है पॉइंट में, तो भाई उसको रूट में कन्वर्ट कैसे करें, या फिर पॉइंट में आंसर दे रखा है उसका और आपका आंसर है रूट में, तो उसको पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करें, तो हो गई ना कन्फ्यूजन एंड लग गया ना आपका टाइम। उस टाइम से बचने के लिए आपको याद करनी है कम से कम रूट 1 से रूट 10 तक की सारी वैल्यूज़ कि क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनकी पॉइंट में एंड पॉइंट की क्या होती है रूट में, ताकि आप बड़े ही आराम से अपने आंसर को कर दे टिक। हाँ जी, ना नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज़ वेरी वेरी टाइम, जो हम हमेशा करते हैं, लाइक वेरी वेरी सिली, कि हाँ भाई हम हमेशा करते हैं ये सारी चीज़, हर कोई करता है अपने एग्ज़ाम के अंदर, क्या कि भाई हमारा जो आंसर गलत आया होता है ना वो भी वहाँ पर होता है। यानी कि एग्जामिनर हमें इतना ट्रिक करता है कि वहाँ पर वो आंसर भी देता है जो हमारा गलत आंसर करके, गलत पुट करके हमेशा आएगा। सपोज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, सपोज़ कि भाई जो मेरी वैल्यू है, ठीक है, जो मेरी वैल्यू है, अगर मैं रिफ्लेक्शन के केस में लूँ, जो मेरी v की वैल्यू है ना वो वही, अगर मैंने पॉजिटिव ले ली बट लेनी थी मुझे नेगेटिव, यानी कि इमेज फॉर्मेशन की वैल्यू, ठीक है, वो मैंने ले ली नेगेटिव बट आनी थी पॉजिटिव, ले ली बट आनी थी नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव लगा के जो मेरा आंसर आएगा वो भी वहाँ पर उन ऑप्शंस में मेंशन होगा और मैं बड़ी खुश हो जाऊँगी कि हाँ भाई मेरा आंसर तो आ गया, जो कि क्या था गलत। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको हर एक चीज़ को अच्छे से देखना है, बिकॉज एग्जामिनर ने इतने ट्रिकीनेस से, इतने अपना दिमाग चला के वो क्वेश्चन पेपर को करा है, उन ऑप्शंस को बनाया है कि हाँ भाई आप अगर गलत आंसर भी आपका आता है तो भी आपको उस ऑप्शन में वो मिल जाएगा। तो आपको उस गलत आंसर से बचना है, आपको दोबारा उस क्वेश्चन को देखना है कि हाँ भाई कब मुझे कौन सी वैल्यू नेगेटिव लेनी है, कब पॉजिटिव लेनी है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपका ऐसा होता है कि हाँ भाई इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो उस चीज़ को भी याद करो अच्छे से। अगेन उस 1 हफ्ते बाद जब वो वाला चीज़ें याद हो जाएंगी, देन उसके बाद उसका वॉलपेपर बना लेना है, हाँ भाई किसके साइन कब नेगेटिव होते हैं, कब पॉजिटिव होते हैं। सो दिस ट्रिक्स विल हेल्प यू अलॉट। अब बात करते हैं अपने मेन पार्ट पे, जो आपको लाइक बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार था उस पार्ट का कि मैम बता दो अब वो सारे सीक्रेट चीट कोड्स क्या होते हैं, वो सारे चीट कोड्स जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए हैं एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में। हाँ जी, तो मैं बताती हूँ
तो ये ना सर्वे के अंदर से आया है ये आंसर्स, मैं खुद से नहीं दे रही हूँ ये आंसर, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो ऑप्शंस होते हैं ना बेटा, अगर हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, 4 ऑप्शन है उनकी बात कर रहे हैं, या फिर 5 ऑप्शन की बाद में बात करते हैं, पर 3 ऑप्शन के अंदर से कुछ नहीं है। तो अगर आपके 3 ऑप्शन है तो भाई सॉरी ये ट्रिक आपके लिए नहीं है। बट आपके 4 ऑप्शन है क्वेश्चन में, जो हमेशा नीट और जेईई मेंस में देखते हैं, तो क्या होता है बेटा, जो पॉसिबिलिटीज़ होती है करेक्ट होने की, जो प्रोबेबिलिटी होती है करेक्ट होने की बी ऑप्शन की, वो सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन ए, सी एंड डी। वो कैसे? उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 28%, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो होते हैं, ये सर्वे में प्रूव है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जामिनर होते हैं वो करेक्ट आंसर चूज करते हैं बी वाला, करेक्ट ऑप्शन देते हैं बी वाला। तो हमें अगर आपको एलिमिनेशन मेथड करके 2 ऑप्शन बच रहे हैं, दैट इज बी एंड उसके साथ कोई डी बच रहा है, या फिर ए बच रहा है, या फिर बी और सी बच रहे हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, अगर आपके पास 50-50 है कि हाँ भाई बी और सी में से कुछ करेक्ट होगा, तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? आपकी बी वाले की, दैट इज 60-40 का रेशो हो जाएगा, और आप आराम से 60 वाले को कर सकते हैं जय माता दी करके करेक्ट टिक। हाँ जी, तो ये भी हो गया आपका एक ऐसा चीट कोड कि हाँ भाई आपको आराम से पता चल जाएगा कि हाँ भैया बी वाले ऑप्शन में ज़्यादातर करेक्ट ऑप्शन बी वाला ऑप्शन होता है हमारा। ये सर्वे ने प्रूव किया, मैं खुद से नहीं बोले, 28% चांस होते हैं बी ऑप्शन के वो करेक्ट है। फिर उसके बाद आता है हमारा सी ऑप्शन, यानी कि 25% चांस होते हैं सी ऑप्शन के करेक्ट होने में, राइट। ए और डी के बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो करेक्ट हो, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर ये नहीं चाहेगा कि जो फर्स्ट आंसर है वो ही क्या हो, करेक्ट हो। और जरूर ट्रिकीनेस दिखाएगा, उसके अंदर जो ऑप्शन होंगे वो सिमिलर कर देगा, या फिर जो आंसर्स होंगे वो वैसी वैल्यू दे देगा जो आपको गलत पुट करके आंसर है। बट ए कभी भी, लाइक मोस्ट ऑफ द केस, बहुत ही रेयर केस में जो है ए करेक्ट होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ए और डी हमारे गलत ही होते हैं। अगर हमारे पास 4 ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा करेक्ट होता है हमारा बी, दैट इज़ 28%, एंड दूसरा होता है हमारा सी। तो अगर आपके पास 2 चॉइस आती है एलिमिनेशन करने के बाद, या फिर ऑफसेट यानी कि ऑड नंबर को रिमूव करने के बाद, तो उन चॉइस में से अगर आपकी चॉइस एक बी है और उसके साथ कोई और है तो चूज़ करना बी, और अगर सी है और उसके साथ कुछ और है तो आप चूज़ करना सी। आई होप दिस इज क्लियर, और बड़ा ही इजी बन गया हो कि हाँ भाई अब एमसीक्यूज में कैसे आप गैसिंग गेम, कैसे आप चीट कोड करके आराम से करेक्ट कर सकते हैं अपने सारे एमसीक्यूज को, करेक्टली ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं आप। हाँ जी, साथ ही मैं जो लास्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज ऑल्सो अ चीट कोड, कि जो हमारे क्वेश्चन में होते हैं ना हमेशा नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, तो बेटा सर्वे ने ये भी प्रूव किया है कि ये जो आंसर्स होते हैं, ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होते हैं, और इनकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 52%। हाँ जी, यानी कि बी और सी से भी ज़्यादा 52% प्रोबेबिलिटी होती है कि ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव जो है हमारे करेक्ट हो उस क्वेश्चन के आंसर्स के अंदर। बिकॉज अगर वो करेक्ट होते ही नहीं एंड जो आंसर्स है प्रॉपर ऑल ऑफ द अबव नहीं होता, तो हमें वहाँ पे दिया ही क्यों होता, हमें कोई दूसरा ऑप्शन दिया होता, या फिर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर से कुछ है नहीं तो हमें नन ऑफ द अबव क्यों दिया होता। सिंपल इज दैट ना। तो 52% चांस होते हैं हमारे एमसीक्यूज के अंदर जो ऑप्शन है नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव वो करेक्ट हो। अगर आपके पास बी और एक ऑप्शन बचता है डी जहाँ पर लिख रखा है नन ऑफ द अबव, तो चूज बी, डी ना कि बी, क्योंकि बी की प्रोबेबिलिटी है बेटा 28% और नन ऑफ द अबव की 52%। तो आपको प्रोबेबिलिटी के साथ चलना है कि हाँ भाई साइंटिफिकली सर्वे ने जो प्रूव किया कि क्या प्रोबेबिलिटी होती है, उसके हिसाब से आपको जो है उस ट्रिक को अपनाना है अपने गैसिंग गेम के अंदर, अपने एग्जाम के अंदर, जो भी आप एमसीक्यूज का आंसर कर रहे हैं। आई होप ये सारी ट्रिक्स जो है, सारी टिप्स जो है आपको बड़े अच्छी लगी होगी एंड बड़े अच्छे समझ में आई होगी। तो अगर इतनी अच्छी लगी और इतनी अच्छे समझ में आई है तो भाई शेयर करो, शेयर करना तो बनता है, साथ ही में हिट करो वो लाइक बटन है, साथ ही में उसका एक बटन है विच इज़ द नोटिफिकेशन बटन, भाई उसको ज़रूर क्लिक करना, ताकि अगली बार अगर मैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो बना रही हूँ, ऐसी कोई इंटरेस्टिंग सा हैक या फिर चीट कोड आपके ला दूँ, तो वो आपको बड़े ही आराम से नोटिफिकेशन आ जाए और बड़े ही आराम से उसको आप देख पाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए टेक केयर ऑल एंड बाय बाय।